नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डिस्क्रिप्टिव वीडियो में हमने सामाजिक समूह पढ़ा। सामाजिक समूह के प्रकार में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को पढ़ा, और सामाजिक समूह के प्रकार में ये भी आता है संदर्भ समूह। तो आज हम लोग संदर्भ समूह के बारे में चर्चा करेंगे। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम अगर बात करें तो इस शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में हुआ था। समाज शास्त्र में इसको बाद में लाया गया। यह सोशियोलॉजी का टॉपिक हुआ, सोशियोलॉजी का अवधारणा बाद में हुई। सबसे पहले ये जो है मनोविज्ञान में आया था। तो मनोविज्ञान में संदर्भ समूह का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम एक पुस्तक आई थी 1942 ईस्वी में, हर्बर्ट हाइमन की, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। 1942 ईस्वी में हर्बर्ट हाइमन की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस आई। इसी पुस्तक में उन्होंने जो है संदर्भ समूह का उल्लेख किया हुआ है। हर्बर्ट हाइमन की पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, 1942 ईस्वी में आई थी। मनोविज्ञान में सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ था। होता क्या है, कहानी के रूप में समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन जो है देखते हैं अमेरिकी समाज में, इसका उल्लेख जो है विशेष रूप से अमेरिकी समाज में हुआ था। देखते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गरीब वर्ग के भी बच्चे हैं और अमीर वर्ग के भी बच्चे हैं। गरीब वर्ग के बच्चे जो है ऐसे खेल रहे हैं, उनका अपना खेल है, वो खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि अमीर घर के जो बच्चे हैं उनके लिए बाकायदा कॉलेज से या स्कूल से बस आती है, और वो ड्रेसअप होकर के आते हैं घर से बाहर। उनके मम्मी पापा छोड़ने आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वो पढ़ने जाते हैं, फिर पढ़ के आते हैं तो उनके मम्मी पापा लेने आते हैं, गाड़ी आती है छोड़ने के लिए। तो जो झुग्गी झोपड़ी के लोग, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, वो देखते हैं कि इनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, काश ऐसा मेरे साथ भी होता, मैं भी पढ़ने जाता, मुझे भी गाड़ी लेने आती, बस लेने आती, या मैं भी ड्रेस पहन करके स्कूल कॉलेज जाता। तो उनके मन में यह धारणा आई कि हम भी इस तरीके से होते। तो उसी को, मतलब गरीब वर्ग के बच्चे के मन में यह धारणा हुई कि हम भी कम से इस तरह से होते। तो इसी को कहा जाता है संदर्भ समूह। यह उनके मन में विचार आया, तो इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया? हर्बर्ट हाइमन ने। उसके बाद समाज शास्त्र में बहुत से लोगों ने प्रयोग किया है, जैसे यहाँ श्रीमती शेरिफ हैं, न्यूकॉम, विस्टाउफर, टर्नर, मर्टन आदि विद्वानों ने इसका उल्लेख किया हुआ है। देखिए होता क्या है, यह अवधारणा क्या है? संदर्भ समूह अवधारणा का मुख्य रूप यह बताती है कि मानव व्यवहार एवं उनके व्यक्तित्व के विकास में ऐसे समूह का भी योगदान रहता है जिसका वह सदस्य नहीं होता है। व्यक्ति के व्यवहार में या जीवन में ऐसे समूहों का भी योगदान होता है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता। जैसे अभी उल्लेख करेंगे कि यह क्या कहना चाह रहे हैं, अगली स्लाइड में इसके बारे में चर्चा होगी। क्योंकि वे समूह व्यक्ति के सम्मुख ऐसे संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी स्थिति की तुलना करता है। व्यक्ति क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि गरीब वर्ग के बच्चे जब अमीर वर्ग के बच्चों को देखते हैं तो अपनी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और उनके मन में, मस्तिष्क में क्या होता है, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी इनके जैसा होता, ऐसी उनके मन में धारणा आती है। और इसकी वजह से यह क्या होते हैं, उसको अपना क्या मानते हैं, संदर्भ मानते हैं। यह सिर्फ बच्चों के संदर्भ नहीं, बड़े लोग भी इस प्रकार के मानते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता। अभी उदाहरण, एग्जाम्पल के रूप में कई उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसे समूह की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। संदर्भ समूह सकारात्मक और नकारात्मक, आंशिक, काल्पनिक आदि हो सकते हैं। क्षमा चाहते हैं,
कॉल आ गई थी तो उसको कट करना था। तो क्या होते हैं, संदर्भ समूह सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किसे वो अच्छा मान लेता है और उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। और समाज शास्त्र में मैंने पहले ही बता दिया कि इस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय किसको है, आर.के. मर्टन को जाता है कि संदर्भ समूह के बारे में चर्चा समाजशास्त्र में यही करते हैं। अब समाजशास्त्र में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो संदर्भ समूह को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही ओवरऑल बता दिया कि यह क्या होता है, व्यक्तियों के सामने एक संदर्भ प्रस्तुत करता है, यह व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, इससे व्यक्ति उसकी तरह बनने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति किसी समूह को अपना आदर्श मानता है, उसकी तरह बनने का प्रयास करता है, तब वह संदर्भ समूह है। यदि व्यक्ति उसके अनुसार बन जाता है तब वह व्यक्ति का स्वयं का समूह हो जाता है। एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे को, मान लीजिए सेना में जाना है या फिर और कोई नौकरी करने के लिए जाना है, हमको मान लीजिए प्रोफेसर बनना है, हम क्या करते हैं कि अपने आप को किसी प्रोफेसर के हम क्या करते हैं, आदर्श को मैं मान लेते हैं कि मैं भी इनकी तरह बनूंगा और फिर मैं उसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और उनकी तरह बन जाता हूँ, तो वह मेरा स्वयं का समूह हो गया। अब वह मेरे लिए संदर्भ समूह नहीं रहा। जब तक हमारे मस्तिष्क में यह है कि मैं भी इनकी तरह बनूंगा, तब वह क्या है, हमारा संदर्भ समूह है। हम उस समूह के सदस्य हो जाएंगे तब वह हमारा क्या हो जाएगा, अंतः समूह हो जाएगा, न कि संदर्भ समूह। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखते हैं आर.के. मर्टन के अनुसार क्या है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है किंतु यह उसका सदस्य बनना चाहता है। मर्टन परिभाषित करते हैं कि संदर्भ समूह का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता है। संदर्भ समूह व्यक्ति के सदैव मस्तिष्क में होता है कि हम इस समूह के सदस्य होते। यदि उस समूह के हम सदस्य बन जाएंगे तो हमारा स्वयं का समूह हो जाएगा, तब संदर्भ समूह रह ही नहीं जाएगा। इसलिए संदर्भ समूह का कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं होता, उसकी तरह बनना चाहता है, उसके मस्तिष्क में होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, संदर्भ समूह। ऐसा मर्टन ने कहा है। न्यूकॉम्ब तथा टर्नर के अनुसार क्या है, एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्रमाणित समूह के रूप में प्रयोग करता है। क्या करता है, तुलना करता है, प्रमाणित के रूप में समूह को मान करके उससे तुलना करके उसकी तरह बनने का प्रयास करता है। ऐसा न्यूकॉम्ब और टर्नर ने कहा है। श्रीमती शेरिफ के अनुसार क्या है, संदर्भ समूह वे समूह है जिसके साथ व्यक्ति क्या करता है, एकात्मकता, अपने क्या करता है, एकात्मकता जोड़ता है, घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या करने की आकांक्षा रखता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, संदर्भ समूह कहते हैं। आगे है एस.सी. दुबे ने परिभाषित किया है। एस.सी. दुबे ने परिभाषित किया है कि संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आदर्श एवं मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण में, व्यवहार में ढालने का प्रयत्न करता है। यह वह समूह है जिसका अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। जैसा मैंने पहले ही चर्चा किया कि व्यक्ति के मस्तिष्क में इसका क्या होता है, यह होता है सदैव, और वह क्या करता है, किसी व्यक्ति या समूह को आदर्श मान करके उसके व्यवहार, प्रतिमान, मनोवृत्ति, आदर्श और मूल्यों को आदर्श मान करके क्या करता है, व्यक्ति अपनाने का प्रयास करता है, आचरण व्यवहार में ढालने का प्रयत्न करता है, अपनाने का प्रयत्न करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदर्भ समूह कहेंगे। उपरोक्त परिभाषाओं, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता किंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। एक छोटे से उदाहरण से और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखते हैं और देखने के बाद आपके मन में आता है कि काश मैं भी यहाँ पे पढ़ाई करता तो अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लोग मिलते हमको, और
आप ऐसी तैयारी करते हैं कि वहाँ आपका एडमिशन हो जाए। जैसा मैंने एक अभी उदाहरण बताया कि नौकरी के संदर्भ में कि काश मैं भी आईएएस की तरह होता तो मुझे भी इस तरीके से लोग सलाम करते, मुझे गाड़ी मिलता, बंगला मिलता, इस तरीके के आपके सपने हो। तो यह आपके लिए क्या हुआ, संदर्भ समूह होगा। अब आपने तैयारी किया, पढ़ाई किया अच्छे से, आप आईएएस हो गए। तो आप आईएएस हो गए तो वह अब आपका आदर्श समूह, संदर्भ समूह नहीं रहा, वह आपका स्वयं का अंतः समूह हो जाता है। तो इस प्रकार से संदर्भ समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता, हमेशा व्यक्ति के मस्तिष्क में ये रहता है कि हम इसकी तरह बन जाएं। जब बन जाएंगे तो वह उसका सदस्य हो जाएगा, तो वह संदर्भ समूह नहीं रह जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है संदर्भ समूह की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि संदर्भ समूह व्यक्ति के समूह की ऊंची परिस्थिति और प्रतिष्ठा वाला होता है। व्यक्ति सदैव क्या करता है, तुलना करता है अपने से ऊंचे व्यक्तियों से कि हम काश इस तरीके से होते। व्यक्ति सदैव अपने से ऊंची परिस्थिति वाला या प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों से तुलना करता है और उसकी तरह बनने का प्रयास करता है। तो पहली विशेषता क्या है संदर्भ समूह की, कि अपने से ऊंचे पद और प्रतिष्ठित वाले समूह को हम क्या करते हैं, आदर्श मानते हैं। व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। इसके बारे में पहले ही चर्चा कर दी कि व्यक्ति का संदर्भ समूह जो होता है उसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता, वह उसके लिए आदर्श होता है, उसकी तरह बनने का प्रयास करता है। व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह आदर्श होते हैं, एक आदर्श के रूप में होते हैं कि हम इसकी तरह बने। कभी कभी व्यक्ति विशेष किसी संदर्भ व्यक्ति बन सकता है। इसका कहने का मतलब, इस विशेषता का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि संदर्भ समूह पूरे समूह को ही हम आदर्श माने। हो सकता है कि उस समूह के किसी एक व्यक्ति का व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगता हो, उसकी परिस्थिति हमको बहुत अच्छी लगती हो और हम उसकी तरफ बनना चाह रहे हैं, तो वह पूरा समूह हमारा संदर्भ नहीं होगा। हमारा केवल एक ही व्यक्ति जिसको हमने अच्छा मान करके उसकी तरफ व्यवहार करने का प्रयास किया, तो वही हमारा क्या होगा, संदर्भ समूह कहा जाएगा। अगला है कि संदर्भ समूह काल्पनिक एवं नकारात्मक भी हो सकते हैं। मतलब कि संदर्भ समूह जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के हो ही, कुछ हमारी कल्पनाओं में भी हो सकते हैं। एक उदाहरण हम बताएंगे, बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कि आप गर्मी में भरी दोपहरी में आप कहीं जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, आपका साधन नहीं है और धनिक वर्ग के व्यक्ति द्वारा गाड़ी में एक कुत्ता भी जा रहा है, साथ में फर्स्ट क्लास एसी में बैठ करके जा रहा है, मैडम की गोदी में भी वो कूद रहा है, तमाम तरीके से। इस तरीके के व्यवहार जब आप देखते हैं तो आपके मन में होता कि हमसे अच्छा तो क्या है, ये कुत्ता ही है, काश मैं भी इसकी तरह होता। तो यह आपकी कल्पना में है कि मैं भी इसके बराबर होता तो फिर मैं भी इस तरीके की हरकतें करता। तो यह आपकी कल्पना में, या फिर और भी ऐसी कल्पनाएं, इमेजिनेशन जो आपके मस्तिष्क में बनती है कि ऐसा मैं होता। तो इस प्रकार के संदर्भ समूह को काल्पनिक समूह या नकारात्मक समूह भी कहा जाता है। संदर्भ समूह व्यक्ति, स्थिति, समय और स्थान आदि से संबंधित सापेक्ष होता है। जरूरी नहीं है कि जो आज आपके संदर्भ समूह हैं यह सदैव आजीवन यही संदर्भ समूह बने रहेंगे। हो सकता है आपकी परिस्थिति समय के अनुसार क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। कभी कभी यह भी होता है कि जो आपके लिए संदर्भ समूह है बाद में वो समूह बन जाएंगे, उसके आप सदस्य हो गए तो आपके लिए कोई दूसरा संदर्भ समूह हो जाता है। तो इस प्रकार से संदर्भ समूह बदलते रहते हैं, स्थान के साथ, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में संदर्भ समूह स्थिर होता है, बल्कि उसकी स्थिति, रुचि और मनोवृत्ति आदि में परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति का संदर्भ समूह भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि संदर्भ समूह की मनोवृत्ति क्या के आधार पर क्या होते हैं, संदर्भ समूह बदलते रहते हैं। अब आते हैं
जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि संदर्भ समूह का सबसे पहली बार उल्लेख जो है मनोविज्ञान में किया गया था। तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में इसका सबसे पहली बार उल्लेख जो है मर्टन ने किया था। इसलिए हम मर्टन के संदर्भ में भी समझेंगे, क्योंकि हम लोग समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मर्टन को विशेष रूप से पढ़ेंगे। मर्टन ने जो है आकांक्षा के आधार पे जो है अपनी पुस्तक जो है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, पुस्तक का नाम याद रखिएगा। यह भी कभी कभी पूछ देता है कि संदर्भ समूह का उल्लेख किस पुस्तक में किया है, तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में किया है। और यह संदर्भ समूह की चर्चा की है। संदर्भ समूह की चर्चा समाजशास्त्र में करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और इन्होंने सैमुअल स्टाउफर की एक पुस्तक है अमेरिकन सोल्जर, सैमुअल स्टाउफर ने अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक लिखा हुआ है। उसी पुस्तक के आधार पे जो है इन्होंने सापेक्षिक वंचना की अवधारणा दिया हुआ है स्टाउफर ने, उसी के आधार पे संदर्भ समूह का उल्लेख किया है मर्टन ने। समझते हैं यह क्या है। स्टाउफर ने अमेरिकन सैनिकों के अध्ययन के आधार पे सापेक्ष वंचना, एक के सापेक्ष दूसरा अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, ऐसी अवधारणा स्टाउफर ने दिया था। तो कभी कभी ये पूछता है कि सापेक्ष वंचना की अवधारणा किसकी है, तो स्टाउफर की है। द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक किसकी है, तो स्टाउफर की है। तो इस पुस्तक में बेसिक रूप से है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या है कि जो विवाहित अमेरिकी सैनिक हैं और जो अविवाहित अमेरिकी सैनिक है, उनका अध्ययन करके यहाँ पे उल्लेख किए हैं स्टाउफर ने। उन्होंने कहा कि विवाहित व्यक्ति जब अविवाहितों को देखता है और तब उनके मन में यह धारणा होता है कि हम अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके सेना में हैं, हम ज़्यादा अभाव महसूस कर रहे हैं इनकी तुलना में जो अविवाहित हैं। क्योंकि अभाव महसूस कर रहे हैं, माता पिता को छोड़ के तो दोनों हैं, जिसका चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उसके साथ साथ पत्नी और बच्चों को, जो विवाहित हैं वो पत्नी और बच्चों को भी छोड़ के हैं। इस प्रकार से वो अभाव महसूस कर रहे हैं पत्नी और बच्चों का। तो इस प्रकार से स्टाउफर ने अमेरिकन सोल्जर में सापेक्षिक वंचना की अवधारणा दिया हुआ है। उसी सापेक्षिक वंचना के आधार पे मर्टन ने यह कहा कि जब व्यक्ति किसी समूह से अपने आप को तुलना करता है, मान लीजिए हम किसी समूह से अपनी तुलना करते हैं और अब पाते हैं कि यह अभाव है मेरे पास। ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम किसी धनिक वर्ग के लोगों से अपनी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, देखते हैं कि उनके पास ये गाड़ी है, ये बंगला है और तमाम तरीके के उसके लोगों से व्यवहार इस प्रकार से है। तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास गाड़ी बंगला नहीं है, तो अपने आप को क्या करते हैं, हीन महसूस करते हैं। सापेक्ष रूप से उनकी तुलना में क्या करते हैं, अपने आप को कम पाते हैं। तो मेरे मन में ये धारणा आती है कि एक न एक दिन मैं भी इसकी तरह बन जाऊं, काश मैं भी इस वर्ग का सदस्य हो जाऊं, इतना धनी वर्ग में का हो जाऊं। और मैं इस तरीके से प्रयास, जब हम सापेक्ष रूप से वंचित महसूस करेंगे, उसकी तरह बनने का प्रयास करेंगे, इसे ही कहते हैं सापेक्षिक वंचना। तो हमारे लिए क्या होगा, वह धनिक वर्ग क्या हुआ, संदर्भ समूह हुआ, हम उसकी तरह बनने का प्रयास करेंगे। तो सापेक्ष वंचना के आधार पे हमारा संदर्भ समूह क्या होता है, निर्धारित होता है। ऐसा जो है मर्टन ने कहा। संदर्भ समूह की अवधारणा विकसित की। मर्टन के अनुसार व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अंतः समूह जिसका कि वह सदस्य है तथा वह समूह जिसका वह सदस्य नहीं है, दोनों हो सकता है। अभी इसके पहले ही चर्चा हुई कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का संदर्भ समूह एक समूह ही हो। कहीं कहीं व्यक्ति का समूह के अंदर ही, जिस समूह का वह सदस्य है, उस समूह के अंदर का एक व्यक्ति ही उसके लिए क्या हो जाए, आदर्श हो जाए, उसकी तरह बनने का प्रयास करे। तो उस प्रकार से वह व्यक्ति के संदर्भ समूह भी उसका संदर्भ समूह हो सकता है या कोई बाहरी समूह भी हो सकता है।
अगला है, आगे है, मार्टन के अनुसार संदर्भ समूह सापेक्षिक हिंसना या वंचना के कारण बनता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जब व्यक्ति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति या समूह से अपनी तुलना करता है और यह पाता है कि हमारे पास इस चीज़ का अभाव है, हमको भी इस तरीके से बनना है, यह भी चीज़ मेरे पास हो, वह उसके मस्तिष्क में आता है और उस तरीके का पाने का प्रयास करता है, तो वह कहलाती है सापेक्षिक वंचना। और सापेक्षिक वंचना के कारण ही क्या होता है, संदर्भ समूह का जन्म होता है। सापेक्षहीनता या वंचना क्या है? सापेक्षहीनता का अर्थ है किसी समूह विशेष की तुलना में अपने समूह को हीन समझना। वस्तुतः सापेक्ष वंचना या हीनता की अवधारणा मूलतः सैमुअल स्टाउटर द्वारा प्रस्तुत की गई है। अभी पिछली भी स्लाइड में मैंने बताया, आपने अमेरिकन शोधपाहियों के अपने अध्ययन के दौरान इन अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक अमेरिकन सोल्जर में किया था। मर्टन के अनुसार व्यक्ति संदर्भ समूह के मूल्यों एवं प्रतिमानों आदि को आत्मसात करता है और जिसके लिए पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की चर्चा किसने किया है? तो कभी कभी यह पूछता है कि संदर्भ समूह में पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण, या इंग्लिश में लिखा होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का उल्लेख किसने किया है? तो किसने किया है? मर्टन ने किया है। यह होता क्या है, इसको समझते हैं। जब कोई समूह हमको अच्छा लगता है, हम उसे क्या मानते हैं? संदर्भ मान लेते हैं और उसकी तरह व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं, तब इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एक भारतीय समाज में बहुत अच्छा उदाहरण इसका है, विभिन्न विद्वान इसका उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए क्या है, किसी लड़की का विवाह तय होता है। विवाह तय होने के बाद उसके संदर्भ के रूप में अब आता है उसका ससुराल, और वह देखती है कि ससुराल में कैसे व्यवहार किए जाते हैं। उसके माता पिता भी बताते हैं कि ससुराल में ऐसे व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, यह बताया जाता है। और वह क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, सीखती है। तो इसे क्या कहेंगे? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। यानी कि उस समूह के हम सदस्य बनना चाहते हैं, उस समूह के सदस्य बनने की प्रैक्टिस पहले से करना। एक और उदाहरण बताते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, आप सिपाही बनना चाह रहे हैं, सैनिक बनना चाह रहे हैं, और सैनिक के लिए क्या होता है, आपका चयन भी हो जाता है। आप सैनिक बनना चाह रहे हैं, आपका सैनिक में चयन भी हो जाता है। लेकिन आप सिपाही, चयन के आधार पर केवल सिपाही नहीं होते हैं, आपको क्या दिया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। जो ये ट्रेनिंग होती है, तब आप ट्रेनिंग के बाद क्या हो जाएंगे, सिपाही कहलाएंगे। तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो क्या कहलाएगी? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। एक और उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए आप क्या है, आईएएस, ज़्यादातर डीएम बनने के लिए सब लोग कहते हैं कि डीएम बन जाएंगे। आईएएस, तो आईएएस के लिए ढेर सारी, उसमें आईएएस में कई कैटेगरी है। तो मान लीजिए को आपको कोई क्या है, आईएएस की नौकरी पानी है, तो सबसे पहले आपकी धारणा आती है कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे और आईएएस हमको क्या है, बनना है। तो आप क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, आप परीक्षा पास भी हो जाते हैं, आप आईएएस हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी तरह व्यवहार करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। अब आते हैं आगे है संदर्भ समूह से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिसमें हमने अभी पहले ही बताया कि पूर्वाभासी सामाजिकरण, जिसका उल्लेख क्या किया है, मर्टन ने किया है, कि जिस समूह का हम सदस्य बनना चाह रहे हैं उसका पहले से ही क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उसे कहते हैं पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। एक और है सीमांत मानव, मार्जिनल मैन। इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग जो है स्टोनोक्विट्स ने किया है। लेकिन समाज शास्त्र में अगर बात करें
सीमांत मानव अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग स्टोनोक्विस्ट ने किया था। फिर उसके बाद इसको क्या किया है, मर्टन ने भी सोशियोलॉजी में इसका प्रयोग किया हुआ है। होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए दो समूह है जिसके आप सदस्य हैं, एक समूह दूसरा समूह है जिसके आप समूह के सदस्य बनना चाह रहे हैं। दो समूह हैं जिसके आप सदस्य हैं और एक समूह वह है जिसके आप सदस्य नहीं हैं, उस समूह की तरह आप बनना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, सबसे पहली शर्त है कि आप चूंकि अभाव महसूस कर रहे हैं कि वह समूह अच्छा है, हमारा समूह बहुत अच्छा नहीं है, हम उस समूह के सदस्य बन जाएं। अब क्या करते हैं, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। पहले ही बताएं कि पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण होगा। आप उस समूह के नियम कानून तौर तरीके व्यवहार को क्या करेंगे, अपनाना प्रारंभ करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। जब हम दूसरे समूह के नियम कानून व्यवहार प्रतिमानों को अपनाना शुरू करते हैं, तो चूंकि दूसरा समूह अभी हमको क्या कर रहा है, अभी ऐसे चित्र बना के बताते हैं। मान लीजिए एक ये समूह है और एक यह समूह है। इस समूह के हम सदस्य हैं, इस समूह का हमको क्या बनना है, सदस्य बनना है। अब इस समूह के भी कुछ नियम कानून होंगे, इस समूह के भी नियम कानून और व्यवहार होंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस समूह के नियम कानूनों को छोड़ करके इस समूह के नियम कानूनों को क्या करने लगते हैं, अपने व्यवहार में लाने लगते हैं। तो चूंकि अब इस समूह के लोग देखेंगे कि यह इस समूह के प्रति आकर्षित है, इस समूह का सदस्य बनना चाहेगा, तो आपका क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विरोध शुरू हो जाएगा। और चूंकि आप अभी पूरी तरीके से इस समूह के सदस्य नहीं हैं, आप बीच में आ गए, बीच में न इस समूह के सदस्य रह पाए, न इस समूह के सदस्य अभी आप बन पाए हैं। चूंकि आप इस समूह के नियम कानूनों को भूल करके इस समूह के नियम कानूनों को अपना रहे हैं, अभी पूरी तरीके से अपना नहीं पाए हैं, इस समूह के सदस्य भी आपसे क्या करने लगेंगे, आपका समूह नहीं मानेंगे, तो आप बीच रास्ते में आ गए। इसी को कहते हैं मार्जिनल मैन, सीमांत मानव। इसकी अवधारणा स्टोनोक्विस्ट ने दिया था, उसके बाद इसका प्रयोग मर्टन ने किया है कि आप जिस समूह के सदस्य हैं वह समूह आपको न माने, और जिस समूह आप जाना चाह रहे हैं अभी भी उसके आप सदस्य नहीं बन पाए हैं, बीच में है, इसे कहते हैं मार्जिनल मैन, सीमांत मानव। अगली अवधारणा है संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा। देखिए यहाँ पे अभी एस.सी. दुबे भी ने इसका उल्लेख किया हुआ है और मर्टन ने, अभी पिछले स्लाइड में ही मैंने बताया कि मर्टन ने भी कहा कि समूह जो आपका व्यक्तिगत समूह है जिसके आप सदस्य हैं, उसका एक व्यक्ति भी आपका क्या हो सकता है, संदर्भ समूह हो सकता है। एस.सी. दुबे ने तो सीधा सीधा ये कहा कि संदर्भ समूह कोई समूह नहीं होता, उसका कोई एक व्यक्ति ही होता है जिसे आप आदर्श मान करके उसकी तरह व्यवहार करना चाहते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग जो है एस.सी. दुबे और मर्टन दोनों ने किया है। इसके बाद जो है काल्पनिक संदर्भ समूह। काल्पनिक संदर्भ समूह अभी आपको मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि सभी समूह जिसकी तरह आप बनना चाह रहे हैं वो समाज में हो सकता है अमेरिकी समाज के बारे में कोई आपको बता दिया, जरूरी नहीं है कि उस प्रकार के समाज हों, पर आपके मन में यह धारणा होगी कि नहीं मैं भी इस तरीके से बनूंगा, इस तरीके से व्यवहार करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संदर्भ समूह। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति बता दे कि इस प्रकार का होता तो बहुत अच्छा समाज होता, और अपने आप को इस तरीके से आप बनना चाह रहे हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक समूह। अंतःक्रियात्मक, इसका उल्लेख जो है क्लाइनबर्ग ने किया है। काल्पनिक समूह, कभी कभी पूछा जाता है कि काल्पनिक संदर्भ समूह का उल्लेख किसने किया है, तो क्लाइनबर्ग ने। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह, इसका उल्लेख जो है जोनाथन टर्नर ने किया है। अगला एक और अवधारणा है दूसरे विशिष्ट, सिग्निफिकेंट अदर की बात जो है, तो व्यक्ति जिस समूह को प्रतिष्ठित मानकर जिसके अनुरूप स्वयं बनने का प्रयत्न करता है, मर्टन के अनुसार दूसरे विशिष्ट के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, मर्टन यह दूसरे विशिष्ट की अवधारणा जो है मर्टन का है। मर्टन ये कह रहे हैं कि जिस समूह के सदस्य या समूह को हमने क्या माना है, अपना आदर्श माना है, वह हमारे लिए क्या होंगे, दूसरे विशिष्ट या सिग्निफिकेंट अदर के नाम से जाने जाएंगे।
अगला है संदर्भ समूह के प्रकार। विभिन्न विद्वानों ने संदर्भ समूह के कई प्रकार बताए हुए हैं। तो पहला मर्टन ने बांटा हुआ है संदर्भ समूह के दो प्रकार हैं, एक है आदर्श संदर्भ समूह और एक है क्या है, तुलनात्मक संदर्भ समूह। आदर्श संदर्भ समूह क्या होता है, जो हमको देख करके क्या लगता है, आदर्श लगता है, अच्छा लगता है और हम उसकी तरफ बनने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श संदर्भ समूह। तुलनात्मक संदर्भ समूह वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी तुलना करते हैं और हमें अभाव महसूस होता है और हम फिर उसकी तरफ बनने का प्रयास करते हैं, तो इसे कहते हैं तुलनात्मक संदर्भ समूह। दूसरा विभाजन जो है न्यूकाम्ब ने किया है। न्यूकाम्ब ने भी दो प्रकार के संदर्भ समूहों की चर्चा किया हुआ है, एक है सकारात्मक संदर्भ समूह, एक है नकारात्मक संदर्भ समूह। सकारात्मक संदर्भ समूह मतलब कि जो व्यक्ति की परिस्थिति को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, और नकारात्मक संदर्भ समूह होता है जो व्यक्ति की परिस्थिति को नीचे ले जाने का प्रयास करता है, तो उसे नकारात्मक संदर्भ समूह कहा है। जिससे व्यक्ति की परिस्थिति ऊपर हो वह सकारात्मक संदर्भ समूह, जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नीची हो वह हो जाएगा नकारात्मक संदर्भ समूह। इन दो संदर्भ समूहों की चर्चा जो है कौन किया है, न्यूकाम्ब ने किया है। तो इस प्रकार से संदर्भ समूह समाप्त हुआ और कुल 3 वीडियो मिला करके सामाजिक समूह समाप्त होता है। धन्यवाद।